हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था, हम एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एग्रीकल्चर का क्रैश कोर्स। तो एग्रीकल्चर स्टार्ट करने से पहले एग्रीकल्चर वर्ड का मतलब समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एग्रीकल्चर शब्द है ना, वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द है। ये दो शब्द एगर प्लस कल्चरा से मिलकर बना है। एगर का मतलब होता है सोयल और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो एग्रीकल्चर का मीन क्या हुआ? सोयल कल्टीवेशन, ठीक है ना। तो इसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम वो बेसिक चीज़ें देखेंगे कि जो हमने इस पूरे क्रैश कोर्स के दौरान पढ़नी है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्रॉप देखते क्या होती है। क्रॉप व्हेन ए ग्रुप ऑफ सिमिलर प्लांट, जैसे किसी भी सिमिलर प्लांट होने चाहिए, कौन से भी हो, आर ग्रोन टुगेदर ऑन ए लार्ज स्केल ऑन सेम प्लेस। लार्ज स्केल पर और सेम जगह उगावनी, तब उस ना पे क्रॉप कमा, ठीक। इसमें 6 स्टेप है मेनली। पहला स्टेप है लैंड प्रिपरेशन एंड शोइंग ऑफ सीड। लैंड को तैयार करते हैं हम और फिर उसमें बीज बोते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है इरिगेशन, उससे अगला है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, फिर है रिमूवल ऑफ वीड्स जिसे हम वीडिंग बोलते हैं, फिर है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, एंड लास्ट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, ठीक है ना। तो जो ये दोनों स्टेप है ना, ये रिवर्सिबल भी है। जैसे हम न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पहले कर सकते हैं इरिगेशन से, और जो ये वाले रिमूवल ऑफ वीड्स एंड इंसेक्ट पेस्ट, ये भी दोनों रिवर्सिबल है, ठीक है। इतनी बात तो ये क्लियर। तो आगे देखिए लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन को हम किसके हेल्प से करते हैं? टिलेज की हेल्प से। और टिलेज क्या है? टिलेज इज द फिजिकल एंड मैकेनिक मैनिपुलेशन ऑफ सोयल सो एज टू क्रिएट ए आइडियल कंडीशन फॉर सोइंग सीड, सीडलिंग, इस्टेब्लिश एंड ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप। यानी कि टिलेज क्या करे कि सोयल को उस तरीके से बनाता है कि हम उसमें बीज बो सकें। इसमें मेन पॉइंट है फिजिकल एंड मैकेनिकल मैनिपुलेशन, ठीक। आगे देखिए अगला पॉइंट हमारा शोइंग ऑफ सीड। बीज बोने के अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला ब्रॉडकास्टिंग, जैसे छिड़कना, सीधा ही मुट्ठी भरी बीज की और फेंक दिए फील्ड में। ये मेनली किस में करते हैं हम? बाजरा में और फॉडर क्रॉप में। ये उन्हीं क्रॉप में की जाती है जिसमें स्पेसिंग का कोई मैटर नहीं होता, यानी कि पौधे कितने आसपास हो, कितने दूर दूर हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता अपना, ठीक है ना। दूसरा मेथड है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग किससे करते हैं हम? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन से। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? वीट एंड कॉटन, ठीक है ना। वीट और कॉटन में हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। और किसके हेल्प से करेंगे? सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन से। अगली है डीबलिंग। डीबलिंग किस में करते हैं हम? वेजिटेबल सीड्स में ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग कैसे कि द ट्रांसफर ऑफ सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू मेन फील्ड। नर्सरी प्रिपरेशन, पहले नर्सरी प्रिपेयर करेंगे, फिर जो नर्सरी के सीडलिंग है वो मेन फील्ड में हम लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें बाजरा, टबैको, राइस, ऑनियन, चिल्ली इटीसी आते हैं, ठीक है। अगला हमारा प्लांटिंग मेथड। प्लांटिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम? प्लांटिंग दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, ठीक है। ये जो शुगर कैन है ना, वो मेनली सेट मल्टीप्लाई बाय सेट्स। जो शुगर कैन है वो सेट से ही उगाया जाता है, जिसको हिंदी में पोरी भी बोल देते हैं हमारी आम भाषा में, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ शुगर कैन क्या है? एरो, याद रखना किया। देखिए जैसे ये शुगर कैन हो गया मान लीजिए, तो ये जो है ना इसकी ये होती, इनको हम बोलते हैं बड़ी आई। और जो ये लाइन सी होती है, ये होती है नोड। जो ये बड होती है ना, ये 99% चांस होते हैं इसके कि ये नोड पे ही हो, ठीक है ना। और जो ये पूरा एक इनके बीच का डिस्टेंस होता है ना, इस नोड से इस नोड तक का, इसको हम बोलते हैं सेट्स। और इन्हीं के द्वारा ये शुगर कैन उगाया जाता है, ठीक है ना। अब है SBI। वैसे तो SBI बैंक का नाम है, लेकिन
यहाँ एसबीआई क्या है, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, जो कि किसमें, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है ना। साथ साथ नोट करते चलना, बाकी पीडीएफ फॉर्म में नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलते रहेंगे आप सभी को, ठीक है ना। पटेटो, पटेटो एक रबी फसल है और ये किससे होती है, मॉडिफाई बाय स्टेम, मॉडिफाई स्टेम है ये, और ग्रोन करती है ट्यूबर से, ये ग्रोन करती है और मॉडिफाई ये स्टेम है, ठीक है ना। पूछ ले क्या पोटैटो क्या है, ये है मॉडिफाइड स्टेम, क्वेश्चन आ सकता है। अगला पार्ट हमारा इरिगेशन, दो पार्ट हो गए हमारे, लैंड प्रिपरेशन और सोइंग ऑफ सीड। अब बात आती है इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है, आर्टिफिशियली एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सोइल फॉर क्रॉप ग्रोथ इज कॉल्ड इरिगेशन। अब इसमें तीन पार्ट पढ़ने के होते हैं, कब दें, कैसे दें और कितना दें। इरिगेशन में पानी देते हैं, पानी कब दें, कैसे दें और कितना दें, ठीक है ना। सबसे पहले आता है कि कब दें। देना होता है क्रिटिकल स्टेजेस पे, पानी हमें कब देना जरूरी होता है, क्रिटिकल स्टेजेस पे। क्रिटिकल स्टेज क्या होती है कि उस टाइम पे पानी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ये इनका अलग अलग होता है इनका टाइम भी। जैसे वीट में 6 बार होती है और राइस में 15 to 16 बार, क्योंकि राइस ज़्यादा लंबे समय तक उगाना पड़ता है ना, कटाई बहुत ज़्यादा लेट होती है इन कंपेरेटिवली वीट की, ठीक है ना। तो अभी देखिए वीट की 6 कौन कौन सी, 21, 22 या 25 दिन आफ्टर सोइंग, यानी कि डेज आफ्टर सोइंग, डेज आफ्टर सोइंग, यानी कि 21, 22 या 25 दिन बीज बोने के बाद, 45 दिन बाद, 65 दिन बाद, 85 दिन बाद, 105 दिन बाद और 120, ठीक है ना। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। इम्पोर्टेंट होती है सबसे CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशियल स्टेज, इस पे पानी बहुत देना आवश्यक होता है, ठीक है ना। इस पे नहीं मिलता तो फसल बहुत नुकसान होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए वीट में कौन कौन सी CRI स्टेज है, 21, 22 या 25 दिन डेज आफ्टर सोइंग, ठीक है ना। तो इस अगर आपने पास ये है कि हमें एक बार ही पानी दे सकते हैं, तो हम कब देंगे, इस डे पे देंगे, ठीक है ना। अब क्राउन क्या होता है, क्राउन द पार्ट वे रूट एंड स्टेम मीट, यानी कि जहाँ जो स्टेम होता है, रूट होता है ना, वो मिलते हैं, उसे क्राउन कहते हैं। जैसे ये डायग्राम बना रखा हमने, थोड़ा जूम करते हैं इसके ऊपर, ये स्टेम है, यहाँ रूट है, और जो ये पॉइंट ये वाला ये क्राउन कहलाता है, ठीक है ना। ये कुछ ज़्यादा जूम कर लिया तो ब्लर आ रहा है, हम ठीक करते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि कितना देना है, अब देखेंगे हम कैसे देना है। अब इरिगेशन के कई मेथड हैं जो कि हम आगे स्प्रेड लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सब ये वेरी करते हैं सोइल टू सोइल, किसी सोइल में कौन सा है पानी, किसी कंडीशन में कौन सा पानी, ये वेरी करते हैं, ठीक है ना। तो बेस्ट मेथड फॉर इरिगेशन इन सैंडी सोइल कौन सा है, स्प्रिंकलर, और अंडुलेटेड सोइल एंड इली एरियाज में कौन सा है, वो भी स्प्रिंकलर ही है, ठीक है ना। इसका स्प्रेड से अलग लेक्चर चैप्टर है, वो पढ़ना है, उसमें ज़्यादा मोस्ट डिटेल में। ये चैप्टर तो क्या है, ये हमें सिर्फ बेसिक सिखा रहा है कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। इसको अच्छे से करोगे तभी आगे समझ में आएगा कि ये कैसे, कब और कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब ये क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन कि अब कितना दे पानी, पता चल गया कि कब देना, कैसे देना। अब देख रहे हैं कि कैसे देना है, तो कितना देना है। तो अब देखिए कितना देने से मतलब कि अभी किसी क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप को कम पानी चाहिए। तो वही है, जैसे बाजरा और रागी है, वो मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि इनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए। ड्रॉट टॉलरेंट मतलब कि इनको सूखे में भी उग जाएंगे, ये ज़्यादा पानी देने से ये खराब होते हैं, ठीक है ना। और देखिए राइस को क्या चाहिए, 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर नहीं है तो राइस नहीं होगा। इसलिए राइस जो मेनली कैनल्स और रिवर्स के किनारों पे जो खेत होते हैं उनमें उगाया जाता है, ताकि वहाँ से हमें आसानी से वाटर मिल सके, ठीक है। अगला है कि मेज है ना, वो बहुत सेंसिटिव है दोनों केसेस में, ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम ही पानी चाहिए उसे, दोनों केसों में वो
ख़राब हो जाता है, उसे मीडियम पानी चाहिए, ठीक है ना। वो भी देख लेंगे कितना पानी चाहता है उसको, ठीक है। ये पॉइंट हुआ क्लियर। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। इसमें न्यूट्रिशन में दो चीज़ आती है, मैनर एंड फर्टिलाइजर। तो देखिए पहले एग्जाम्पल, मैनर के एग्जाम्पल देख लेते हैं। FYM वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, ये किसके हो गए, मैनर के एग्जाम्पल हो गए। दूसरा फिर है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर के देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है यूरिया, जो कि वाइट कलर का होता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। एक कट्टा 50 किलो का होता है, तो 46 के हिसाब से 23 kg उसमें नाइट्रोजन होती है। दूसरा फॉस्फोरस, ये ग्रे कलर का होता है, DAP मेन कॉमनली यूज है। इसमें फॉस्फोरस 46% के हिसाब से 23 kg, और नाइट्रोजन 18% के हिसाब से 9 kg होता है, ठीक है। अगला पोटासियम। पोटासियम क्या रेड कलर का होता है, MOP इसका उदाहरण है। 60% KCl। KCl क्या होता है, पोटासियम क्लोराइड, ठीक है ना। अब अगला टॉपिक हमारा वीडिंग। अनवांटेड प्लांट्स है ना अपने खेत में, उनको निकालना, रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स नोन एज वीडिंग, ठीक है। तो जो ये डैमेज देते हैं ना, ये निकालते क्यों हैं इनको, क्योंकि ये डैमेज देते हैं अपनी क्रॉप को। अब ये डैमेज किस कारणों से देते हैं और कितना होता है, वो डिपेंड करता है 3 पॉइंट्स पर। कितनी मात्रा में वो अपने खेत में आया है, किस टाइप का वो वीड आया और कब आया है, ठीक है ना। अब जैसे देखिए कितनी मात्रा में आया, एक तो थोड़ी कम मात्रा में आया तो थोड़ा ज़्यादा कम नुकसान करेगा, अगर ज़्यादा मात्रा में तो ज़्यादा नुकसान करेगा, ये तो बात है ही। अब देखिए टाइप ऑफ वीड, कोई वीड किसी फसल में ज़्यादा हानिकारक होता है, किसी में कम हानिकारक होता है, तो इस पर भी डिपेंड करता है। अब एट द टाइम ऑफ अकरेंस कि कब आया, एक तो पौधा छोटा ही हो तो उसकी किसी बीमारी से लड़ने की पावर कम होती है, अगर एक बड़ा हो तो उसको पास इम्यूनिटी होती है कि वो बीमारियों से लड़ सके, तो इस बात पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अभी है हमारी अगला टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। ऊपर वाला क्लियर हो गया, वीडिंग, ठीक है ना। बाकी इनका अलग से टॉपिक है कि किस में कौन सा वीड आता है, कैसे हम उनको ख़त्म करते हैं और कौन सी बीमारी होती है और उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है ना। वो ये चिंता ना करें कि आपका कुछ रहेगा, हम सारी चीज़ कवर कराएंगे आपकी। तो अगला इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट। कॉटन में क्या होती है, वाइट फ्लाई आती है, ये वेक्टर का काम करती है, क्योंकि वायरस कौन सा होता है, CLCV, कॉटन लीफ कर्ल वायरस होता है। डिजीज कौन सी होती है, CLCD, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज होती है, ठीक है ना। जो ये वाइट फ्लाई होती है ना, इसकी जो डंक होती है इसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइलेट कहते हैं। अब जो इसका साइंटिफिक नेम होता है वो भी याद रख लीजिए, BEMECIA टैबेकी, TABCI टैबेकी, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और 2 स्टेजेस आ जाती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। अगर हमारे पास कोई खेत में बीमारी आ गई तो उसमें 2 स्टेज आती है, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल। जो ये ऊपर वाली जो होती है ना इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इस पे हम ये है कि अब हमारे पास टाइम है कि हम बीमारी को रोक लें। अगर इससे ऊपर चली जाती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और इकोनॉमिक इंजरी लेवल पे तो फसल बिल्कुल ही खराब, मान लीजिए आप बिल्कुल ही खराब हो गई है, ठीक है ना, उसका तो अब कुछ हो ही नहीं सकता फसल का। अगला है हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। लास्ट टॉपिक होता है कि हमने सारी चीज़ कर ली, वो पक्के भी तैयार हो गई, अब हमें क्या करना है, हार्वेस्ट करनी है और थ्रेशिंग करनी है। हार्वेस्ट क्या होता है कि जो प्लांट होता है उसको उसके बेस से कट करना है, यानी कि जैसे मान लीजिए प्लांट है किसी भी चीज़ का और ये मिट्टी है, तो यहाँ से इसको कट करना, यहाँ से हम इसको कट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब ये 2 प्रकार से होती है, मैनुअली हम खुद करें या फिर मैकेनिकली हम मशीन से करवाएं। मैनुअली किसके द्वारा होती है, सिक्कल के द्वारा। देखी होगी आपने सिक्कल, नहीं देखी होगी तो हम आपको दिखा भी देंगे किसी दिन PDF में, जो भी इसका फार्म एंड टूल्स का चैप्टर आएगा तब हम आपको दिखा देंगे। फिर मैकेनिकली मशीनरी के द्वारा,
ठीक है, कौन सी मशीन यूज़ कर सकते हैं हम जो मार्केट में आती है। अब अगला थ्रेशिंग। अब जो बेस से कट तो कर लिया, अब उनसे ग्रेन निकालना, जैसे गेहूं के पौधे में से गेहूं निकालना, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं और वो किसके द्वारा की जाती है, थ्रेशर के द्वारा। ठीक है ना। अगला विनोइंग। अब जो हमने ग्रेन निकाल लिया उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ तो मटेरियल होगा अनवांटेड, उसको विनोइंग करके निकाल देंगे। जैसे रिमूव, इसको विनोइंग का मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल लाइक अस्क फ्रॉम थ्रेश्ड ग्रेन। ठीक है ना। तो इसे को हम क्या कहेंगे, विनोइंग। अब जो कोई मशीन इन तीनों का काम कर दे उसको हम क्या कहते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर। ठीक है, ये था हमारा पहला चैप्टर। तो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कुछ गलतियां रहती हमसे हुई हो तो कमेंट में भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं बताइए कि हमसे ये गलती हुई है तो हम उनकी सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन में है, जाकर डाउनलोड करो, या खुद बनाते हो तो इससे बेहतरीन कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।